हेलो दोस्तों, सभी पुलिस के साथियों को जय हिंद। और ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और पुलिस के उन सभी साथियों के लिए समर्पित है जो सब इंस्पेक्टर एंड एबव की तैयारी कर रहे हैं और उनको कोचिंग या ट्यूशन लेने का समय नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। आज मौलिक अधिकारों की श्रेणी में पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में हमने समता के अधिकार को बताया था। आज की वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो अधिकार भारतीय नागरिकों को एवं विदेशी नागरिकों दोनों को जो प्राप्त हैं उनको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। तो इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अब तक के जो भी विगत 10 वर्षों में सिविल सर्विसेज एग्जाम, उप निरीक्षक के एग्जाम और विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में जो इससे रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं, इसको सभी को इसमें समाहित किया गया है। प्रारंभ करते हैं वीडियो को। इसका पहला पॉइंट हमने लिखा है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। हम अनुच्छेद 19 की बात कर रहे हैं अभी। अनुच्छेद 19 से प्रारंभ करते हैं। यह अनुच्छेद 19 का जो अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस अधिकार के तहत कोई विदेशी नागरिक इन अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है और इस अधिकार को इस संविधान में बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। संविधान की रीढ़, इस अनुच्छेद को संविधान की रीढ़ कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और प्रश्न यदि यह बनता है कि संविधान की आत्मा कौन सा भाग है, तो संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। लेकिन पार्टिकुलर रूप से यदि पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 संविधान के प्रारंभ होने पर कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत देता था। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को जब समाप्त किया गया, तो अनुच्छेद 31 के साथ साथ ये अनुच्छेद 19(1)(च), ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि संपत्ति के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में किस सब सेक्शन के तहत समाप्त किया गया है, तो ये सेक्शन आपको याद रखना है 19(1)(च). इसमें 19 के कई क्लास हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम 19 के फर्स्ट क्लास और 19 के सेकेंड क्लास का अध्ययन करेंगे। 19 फर्स्ट में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जबकि 19 के सेकेंड क्लास में 8 प्रकार के निर्बंधन दिए गए हैं। वो 8 प्रकार के कौन से निर्बंधन हैं, कौन से शर्तें हैं जिन पर ये स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होगी। तो पहले जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, पहले हम उनका अध्ययन करेंगे। पहली स्वतंत्रता है जिसको 19(1)(क) में वर्णित किया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपनी बात रखने, बोलने, भाषण देने और जिस प्रकार से हम अपनी बात रख सकते हैं, उन सारे अधिकारों को 19(1)(क) में दिया गया है, जिसमें बोलना, मौन रहना भी इसी के तहत है। किसी से कोई चीज पूछना, जो आरटीआई के दायरे में, जो आरटीआई लागू हुआ था 2005 में, तो आप इसको जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन का आदि प्रश्न पूछता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन किस आर्टिकल के तहत है, तो 19(1)(क) से लिया गया है। तो बोलने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, पूछने का अधिकार, विज्ञापन करने का अधिकार, राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार, प्रेस को जो अधिकार प्राप्त है, मीडिया को, ये सारे अधिकार हमको 19(1)(क) से प्राप्त है। तो इसमें से अगर कहीं से भी कोई प्रश्न आता है कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, या हमको मौन रहने का अधिकार,
बोलने का अधिकार, अपने अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो आंसर होगा 19(1) क। दूसरा आता है 19(1) ख, जिसमें बिना हथियार शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी कि हम कोई भी सभा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वहां पर हथियार लेकर नहीं जाएंगे और सभा को शांतिपूर्वक संपन्न करेंगे। ये सभा ऑर्गेनाइजर का जिम्मेदारी होगा। तो इसमें अपवाद में आता है कि सिख समुदाय के लोग, उनके साथ जो धार्मिक रीति रिवाज तलवार है वो साथ लेकर जा सकते हैं, और क्योंकि उनके धर्म के हिसाब से ये छूट प्रदान है अनुच्छेद 25 में, तो वहां से अनुच्छेद 25 का लाभ उनको यहाँ से मिलता है और वो अपना कृपाण लेकर सभा कर सकते हैं। तो अपवाद में सिख समुदाय को छूट है और किसी को संविधान छूट की इजाजत नहीं देता है। अगला आते हैं 19(1) ग, संगम या संघ बनाने की शक्ति। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 19(1) ग, संगम या संघ बनाने की शक्ति। इसमें अभी बहुत लेटेस्ट जो प्रश्न इसमें आ रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसमें एक संशोधन हुआ है, सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं। सहकारी संगठन, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको अवश्य नोट कर लें। सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तो ये सहकारी संगठन बनाने की स्वतंत्रता 97 संविधान संशोधन 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 19(1) ग में सहकारी संगठन बनाने की छूट दी गई। तो आजकल जो ट्रेंड आ रहा है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवीनतम संविधान संशोधन जो मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है, तो ये 19(1) ग है। इससे पहले जब हम उत्तर लिखा करते थे तो उसमें हम लोग लिखा करते थे कि नवीनतम संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों में जो ऐड किया गया है वो आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 क, जिसमें मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन वो 2002 में किया गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन ये 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में किया गया। तो इसमें प्रश्न जो बन रहे हैं आजकल कि कौन सा नवीनतम फंडामेंटल राइट है जो हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। तो यहाँ से दोनों चीज आप समझ गए होंगे। पहला मुफ्त शिक्षा का अधिकार वो आर्टिकल 21 क में दिया गया है, जबकि सहकारी संगठन बनाने का अधिकार हमको आर्टिकल 19(1) ग में दिया गया है। तो ये आपको दो तरह से अगर प्रश्न पूछता है, शिक्षा संबंधी पूछता है तो 21 क पर टिक करना है। यदि आपको पूछता है कि न्यूनतम कौन से वो संविधान संशोधन है जिसको मौलिक अधिकारों में ऐड किया गया है, तो आपका आंसर होगा सहकारी संगठन बनाने की शक्ति 19(1) ग। अगला आता है 19(1) घ, संचरण करने की शक्ति, संचरण करने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी कोने में घूमने, टूरिज्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट आता है निवास वो बसने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी कोने में कुछ दिनों के लिए निवास कर सकता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 10 साल वैसे निवास कर सकता है किराए पर मकान लेकर। और अगर वहां मकान बनाकर, जमीन खरीदकर मकान बनाकर रहना चाहता है तो उसको भी ये स्वतंत्रता यहीं से प्राप्त है। तो ये याद रखने योग्य है, निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण है, पहले इसमें उत्तर में लिखा जाता था जम्मू कश्मीर को छोड़ के, तो अब जो विगत वर्षों में संशोधन हुए हैं, जो आर्टिकल 370 में चेंजिंग की गई है, अब इसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में भी संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी हम जमीन लेकर बस सकते हैं, घूम सकते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जम्मू कश्मीर पर भी अब लागू होंगी। आता है जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है 19(1) च, ये ध्यान देने योग्य है। ये हमेशा एग्जाम पूछता है 19(1) च, संपत्ति के अधिकार यहीं से डिलीट हुआ है तो च यहाँ से डिलीटेड है, इसको
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त किया गया है। 6 आता है 1916 व्यापार वाणिज्य या कारोबार। वाणिज्य व्यापार या कारोबार करने की भारत का कोई भी नागरिक, जो भारतीय नागरिक है, भारत के किसी भी राज्य में कोई भी अपना कारोबार सेटअप कर सकता है, अपना व्यापार चला सकता है, अपना रोजी रोटी चला सकता है और ये स्वतंत्रता उसको इस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो कुल आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 19 क्लास 1 के तहत कुल 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, जिसमें एक स्वतंत्रता जो 6ठे नंबर की स्वतंत्रता च है वो 44वें संशोधन द्वारा समाप्त की गई है। तो वर्तमान में अगर प्रश्न पूछता है कि 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो कुल 6 और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अब इसमें जो दो चीज महत्वपूर्ण होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला लिखित रूप से, दूसरा मौखिक रूप से, तीसरा हाव भाव से। लिखित रूप से कैसे कर सकते हैं? अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। दूसरी अभिव्यक्ति का तरीका मौखिक है। तो मौखिक तरीका से हम कैसे अभिव्यक्ति कर सकते हैं? रेडियो पर अपने मन की बात करके, अपने विचारों को अभिव्यक्त करके, टेलीविजन पर अपनी बात रख के अपने विचारों को अभिव्यक्त करके, इंटरनेट के माध्यम से। और तीसरा जो पॉइंट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, वो है हाव भाव। अपने हाव भाव द्वारा अपने अभिव्यक्ति कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो फिल्मों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। जैसे आप देखते होंगे पहले शुरुआत में जो फिल्में बननी शुरू हुई तो मुक्त फिल्में ही बना करती थी, जिसमें साउंड नहीं होता था। तो उसमें हाव भाव से ही व्यक्ति फिल्में क्या संदेश देना चाह रही है वो आदमी समझ लेता था। अगला पॉइंट आते हैं, एक इसमें दो बात बड़े महत्वपूर्ण है जो विगत कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसका हमने यहाँ पर उल्लेख किया है, इसको अवश्य नोट कर लें। पहला बात है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1985। ध्यान दें, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि 19(1) क के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है। तो यदि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रश्न पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, तो 19(1) क। और किस बात में है? तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो बात है क्या इंटरनेट व्यक्ति का मौलिक अधिकार है? इंटरनेट की पहुंच व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो विगत 2 वर्ष पहले आपने सुना होगा न्यूज में, गुलाम नबी आजाद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। गुलाम नबी आजाद एंड अदर्स वर्सेस इंडिया 2019 में माननीय न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को इंटरनेट की स्वतंत्रता, इंटरनेट तक की पहुंच, इंटरनेट प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है और उसको बिना किसी उचित कारण के उससे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि वहां पर आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद काफी दिनों तक इंटरनेट प्रतिबंधित किया गया था और इस पर माननीय न्यायालय ने बहुत ही सामंजस्य पूर्वक एक स्पष्ट निर्णय दिया कि जो निर्बंधन है, अगर ये निर्बंधनों का उसमें समय पालन होता है तो यहाँ पर इंटरनेट प्रभावित भी की जा सकती है, लेकिन बिना किसी उचित कारण के इंटरनेट को प्रभावित नहीं किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 2019 है, गुलाम नबी आजाद एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 19(1) क और 19(1) छ। अब ये ध्यान देना है आपको, यहाँ 19(1) क वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 19(1) छ व्यापार, वाणिज्य और कारोबार, ये दोनों को सम्मिलित करते हुए इस बात में गुलाम नबी आजाद एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय न्यायालय ने कहा कि इन 2 आर्टिकलों के तहत व्यक्ति को इंटरनेट तक की पहुंच उसका मौलिक अधिकार है और वो 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है, विशेष शर्तों को छोड़कर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यदि प्रश्न में पूछता, प्रश्न में ऑप्शन केवल यही देता है 19(1) क, तो आप 19(1) क ही मारेंगे। यदि देता है कि 1 और 2, कभी कभी देता है क और ख दोनों,
और क में दे दिया है 19(1) क और ख में दे दिया है 19(1) छ। तो आप दोनों को मारेंगे कि ठीक, क्योंकि दोनों के आधार पर माननीय न्यायालय ने यहाँ पर अपने जजमेंट में बताया है कि इंटरनेट का अधिकार व्यक्ति के आर्टिकल 19 से आच्छादित है। अगले पॉइंट पर आते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 19 के दूसरे पॉइंट पर आते हैं सब क्लास 2 में। हमने अब तक पढ़ा अनुच्छेद 19(1) के सब क्लासेस क से लेकर 6 तक। अब इसका जो निर्बंधन है, ये निर्बंधन याद रखना, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। 19 सब क्लास 2, ये क्लास आपको जरूर याद रखने हैं। 19 क्लास 1 के क से लेकर 6 तक पॉइंट है, 19 के क्लास 2 क से लेकर ज तक पॉइंट है कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध के उद्दीपन के संबंध में यदि इनमें से किसी उपबंधों का आप उल्लंघन करते हैं तो आपको यहां से जो ये अधिकार प्राप्त है 19 के तहत, वो आपको नहीं प्राप्त होंगे। अब एक एक करके इसकी व्याख्या की जाती है कि कोई आपका ऐसा कृत्य जो इसमें से बाकी स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, संचरण करने की, निवास करने की, बसने की, व्यापार करने की, ये स्वतंत्रताएं अगर ये चीज प्रभावित कर रही है, भारत की प्रभुता और अखंडता को कहीं प्रभावित कर रही है, राज्य की सुरक्षा को प्रभावित कर रही है, विदेशी राज्यों के साथ भारत के कैसे संबंध है, अगर अच्छे संबंध है, आप बुरा करने के प्रयास में हैं, बुरा संबंध है, आप उनसे अच्छा संबंध बनाने के प्रयास में हैं, तो ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं होंगे। लोक व्यवस्था को आप छीन भिन कर रहे हैं, शिष्टाचार एवं सदाचार को आप भूल रहे हैं, किसी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, 499 आईपीसी सेक्शन, न्यायालय की आप अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय ने किसी मैटर पर कोई फैसला सुनाया है और आप उसमें न्यायालय की ही आलोचना कर रहे हैं, अपराध के उद्दीपन के संबंध में। तो ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जिनका अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो ये आपको अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि ये अधिकार हमको अगर प्राप्त करने हैं तो इन 8 बातों का ध्यान रखना होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी आजकल परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है कि प्रेस पर कितने प्रकार के निर्बंधन आर्टिकल 19 के तहत अध्यारोपित किए गए हैं। प्रेस पर कितने प्रकार के निर्बंधन आर्टिकल 19 के तहत निर्बंधित किए गए हैं। तो जो निर्बंधन हम यहां देख रहे हैं 8 प्रकार के, वही निर्बंधन प्रेस की स्वतंत्रता पर भी है। यानी कि प्रेस भी, मीडिया भी इन 8 प्रकार के कामों को यदि वो करती है तो आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त उसको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 20। 19 के दोनों क्लास हो गए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि से संरक्षण। इसको समझना है, दोष सिद्धि से संरक्षण। यानी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता है जब तक उसको न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि न दे दी गई हो। यानी किसी व्यक्ति पर एफआईआर कायम हो गया तो उसको अभियुक्त कहा जा सकता है, लेकिन उसको अपराधी हम तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक सुनवाई विचारण के पश्चात न्यायालय अंतिम रूप से उसको उसका दोष न निर्धारण कर दे, तब तक वो व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। तो दोष सिद्धि से संरक्षण उसके हैं, न्यायालय जब तक उसको दोष सिद्ध न कर दे तब तक हम उसको अपराधी नहीं कह सकते हैं। एफआईआर कायम होने से लेके विवेचना, चार्जशीट, ट्रायल, इन सब के बाद यदि उसको सजा प्राप्त हो जाती है तब वो अपराधी बनता है, तब तक वो अभियुक्त ही रहता है। इसमें 3 क्लाज हैं। दोष सिद्धि से संरक्षण में 3 क्लाज जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अपराध के समय का कानून ही लागू होगा। यदि किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा पंजीकृत होता है, एफआईआर पंजीकृत होता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, विवेचना होती है, विवेचना होने के बाद अब यदि विवेचना के पश्चात चार्जशीट लग जाती है, चार्जशीट लगने के बाद न्यायालय में ट्रायल होता है और ट्रायल होने के बाद उसको सजा जब सुनाने का समय आता है तो आप मान लीजिए कि 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं। इन ड्यूरेशन में जब 5 से 6 वर्ष लग गया
अगर उस ड्यूरेशन में कोई नया कानून बन गया और उस कानून में सजा उससे ज़्यादा हो गई तो उस नए कानून के तहत उसको सजा नहीं दी जा सकती है। उसको जो तत्समय यानी अपराध करते समय जो कानून प्रवृत्त था उसी के तहत उस व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है, न कि उससे पूर्व कोई कानून है उसके तहत दंड कर दे न्यायालय, या उसके बाद कोई कानून बना है उसके तहत न्यायालय दंडित कर दे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम एग्जाम्पल से समझाते हैं इस बात को, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2010 में, सन 2010 में किसी रेप मामले में, बलात्कार के मामले में अभियुक्त बनता है और उसको आईपीसी की सेक्शन 376 के तहत उस पर एफआईआर लॉन्च होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, न्यायालय में ट्रायल होता है और ट्रायल के पश्चात न्यायालय उसको ऐसी सजा देती है जो फांसी की सजा है। तो यहाँ पर यह उसके शर्तों का उल्लंघन होगा, इस आर्टिकल अनुच्छेद 20 के क्लास 1 का उल्लंघन होगा और व्यक्ति के उस अभियुक्त के अधिकार का हनन होगा, क्योंकि वहां पर उस अभियुक्त का जो अधिकार है वह है कि तत्समय प्रवृत्त कानून के तहत ही उसको दंडित किया जाएगा। और 2012 में पास्को एक्ट बन जाता है और पास्को एक्ट के तहत सजा ज्यादा हो जाती है, तो वो दंड पास्को एक्ट के तहत उसको नहीं मिलेगा। पास्को एक्ट के तहत दंड उसको तभी मिलेगा जब पास्को एक्ट प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त होने के पश्चात कोई एफआईआर लॉन्च होता है या घटना की तारीख भी उसके बाद की ही है, तब जाकर हम उस कानून के तहत उसको दंडित कर सकते हैं। तो इसका मुख्य आप ऐसा समझ लें कि अपराध के समय का जो कानून है, न पहले का और न बाद का, उसी कानून के तहत उस अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका, एक अपराध की एक ही सजा होगी। दूसरा क्लास महत्वपूर्ण है, एक अपराध की एक ही सजा होगी। इसका अर्थ समझे हम, एक अपराध का एक ही सजा होगी। इसको हम एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी घर में चोरी करता है, चोरी करने के बाद घर वालों ने एफआईआर कायम कराया और उसमें बताया कि मेरे घर से एक टीवी, एक कूलर और 20,000 रुपये उसने चोरी किया है। 3 चीजें बताया, एक टीवी, एक कूलर और 20,000 रुपये। न्यायालय में ट्रायल होता है और ट्रायल के दौरान उसको सजा 3 साल की मिल जाती है। फिर वो सजा काट रहा है और फिर जिसके घर चोरी हुआ है वो फिर थाने में जाता है और फिर लिखाता है उसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति दिनांक इतने को मेरे घर में जो चोरी किया था उसमें एक फ्रिज भी चोरी किया था। तो न्यायालय या कानून इस पर दोबारा सुनवाई करके उसको दंडित नहीं करेगा, क्योंकि एक अपराध के लिए उसको एक बार दंडित किया जा चुका है। एक इसका जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं वो है 21 जून 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, उसमें जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया था और जिन पर मुकदमे चले थे, मुकदमे चलने के बाद 1994 में उनको फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा होने के बाद फिर उनकी चेन्नई हाईकोर्ट में अभियुक्त के घर वाले, अभियुक्त द्वारा अपील की गई। अपील करने के बाद जो फैसला आया 2011 को, उसमें उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी गई और अभियुक्तों ने राष्ट्रपति महोदय के समक्ष दया याचिका के लिए आवेदन किया और राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार नहीं किया और उनको वहीं फांसी की सजा मुकर्रर की गई। उन अभियुक्तों के वकीलों ने माननीय मद्रास हाईकोर्ट का फिर रुख किया और उसमें इसी आर्टिकल के तहत याचिका दाखिल की कि मेरे मुवक्किल को 1991 से लेकर 2011 तक 20 वर्षों तक जेल में रखा गया। उसके बाद आज क्लियर किया जा रहा है कि फांसी की सजा दी जाए। तो हमारे मुवक्किल को, हमारे जो क्लाइंट हैं यानी जो अभियुक्त हैं, जो अपराधी हैं, उनको 2 प्रकार की सजा की बात हो गई। 20 वर्षों तक उन्होंने सजा काटा। उसके बाद इन दौरान 94 में जब उनको फांसी की सजा होती है, तब से लेकर 2011 तक
वो प्रतिदिन इस टेंशन में रहे, हमेशा तनाव में अपनी जीवन को व्यतीत किया कि आज फांसी होगी, कल फांसी होगी, तो ये निर्णय में विलंब हुआ। अब हमारे मुवक्किल को 2 प्रकार की सजा न दी जाए। उन्होंने 20 साल तक कठोर सश्रम कारावास काटा है। तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एक ही अपराध की 2 सजा नहीं दी जा सकती है। ये 20 का क्लास 2 है। 20 का क्लास 3 समझिए, खुद के लिए गवाही नहीं, खुद के लिए अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई अपराधी जिसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है, FIR लार्ज है, और अपराधी का उसका एक अधिकार प्राप्त है उसको कि उसको न्यायालय या पुलिस इस चीज के लिए नहीं बाध्य कर सकती है कि वो खुद के लिए अपनी गवाही दे दे, खुद के विरोध में दे दे, या खुद के अगेंस्ट वो अपनी गवाही दे और जुर्म वो खुद स्वीकार कर ले। इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आपने सुना होगा 161 CRPC के कथन, 164 CRPC के कथन। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 CRPC के तहत उसका स्टेटमेंट नोट करती है। अभियुक्त का कथन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नोट किया जाता है। तो उसमें ये अभियुक्त जो है अपने बयान को इकबालिया स्वीकार करता है, इकबालिया बयान देता है, अपने जुर्म को स्वीकार कर लेता है। तो पुलिस क्या करती है, जब माननीय न्यायालय के समक्ष ले जाती है अभियुक्त को, तो वहां पर सेक्शन 164 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164, जिसको कलमबंद बयान आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, जिस बयान को एक बंद कमरे में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है, तो जो मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराने के लिए अभियुक्त को विवेचक प्रस्तुत करता है, तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि इस अभियुक्त ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अब से अपने 161 CRPC के कथन में जुर्म को स्वीकार किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अंतर्गत 164 CRPC अभियुक्त का कलमबंद बयान अंकित करने का कृपा करें। माननीय न्यायालय अभियुक्त से पूछता है वहां पर कि क्या तुम अब जुर्म को कबूल करते हो, जुर्म स्वीकार करते हो, अंतर्गत 164 अपना बयान देना चाहते हो। तो अभियुक्त वहां पर जुर्म स्वीकार करता है या इनकार कर देता है। यदि इनकार करता है वहां पर माननीय न्यायालय के समक्ष, तो माननीय न्यायालय उसी रिपोर्ट पर इनकार लिख देती है कि अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार करने से इनकार किया। ड्यूरिंग ट्रायल भी अभियुक्त के वकीलों द्वारा इस बात को उठाया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अंतर्गत 161 CRPC इसका स्टेटमेंट नोट किया है, ये अपने दबाव में नोट किया है और ये दबाव में आके हमारे वकील ने ये स्टेटमेंट दिया है। तो न्यायालय जो है उस स्टेटमेंट को, अगर स्टेटमेंट से कोई रिलेटेड चीज है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 रिकवरी कराती है, तो उन बातों को तो स्वीकार कर लेती है। अन्य भी बातों को एक साक्ष्य के, संपुष्ट साक्ष्य के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता है, बल्कि उसको एक सहायक साक्ष्य के रूप में ट्रायल होता है और उन बातों पर रिलेटेड कोई साक्ष्य, कोई एविडेंस, कोई गवाही अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय उस पर कंसीडर करती है। तो आप अनुच्छेद 20 के तीनों चीजों को समझ गए कि अपराध के समय का कानून ही उस अभियुक्त पर प्रभावी होगा। दूसरा, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, और तीसरा, खुद के गवाही के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब इसमें कुछ थोड़े से अपवाद हैं, जैसे खुद के लिए कि हमने अपराध किया है, इसको नहीं इसमें बताया गया है कि इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ अपवादें हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट है, जैसे आजकल के प्रचलन में आप सुने होंगे DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये तमाम प्रकार के टेस्ट आ गए हैं, जिनके टेस्ट द्वारा अभियुक्त की गुनाही और बेगुनाही दोनों साबित हो जाती है। तो क्या किसी व्यक्ति को उसके मर्जी के खिलाफ नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, DNA टेस्ट कराया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिलेगा। आप बहुत कम जगहों पर YouTube चैनल पर आप पाएंगे कि आपको इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो आपको उत्तर इसका प्राप्त होगा। आप CRPC की सेक्शन 53A 53 क CRPC, ध्यान रखें CRPC, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 क में वर्णित है कि यदि रेप का अभियुक्त है, बलात्कार का कोई अभियुक्त है और उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या
स्टेशन अफसर या जो टीम उसको गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई है, टीम द्वारा उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है, तो ड्यूरिंग 24 आवर्स उस घटना के स्थान के 16 किलोमीटर रेडियस में, यानी कि जहां पर घटना हुआ है उस घटना से 16 किलोमीटर रेडियस का जो नजदीकी अस्पताल है, CSC है, PSC है, अस्पताल है, वहां पर उस अभियुक्त को DNA टेस्ट के लिए, ब्लड सैंपलिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। साथ साथ CRPC ये भी बताती है कि यदि वो अभियुक्त इससे इनकार करता है, मनाही करता है, तो आवश्यक बल प्रयोग करके, जितना आवश्यक है उतना बल प्रयोग करके उसका सैंपलिंग DNA का कराया जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि आर्टिकल 20 का जो पॉइंट 3 है, खुद के गवाही के लिए तो बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष अपराध हैं, फॉर एग्जाम्पल रेप केस, जिसमें अभियुक्त का DNA लिया जा सकता है। राष्ट्रद्रोह के मामले आ गए, कोई आतंकवादी घटनाएं आ गई, बड़ी मामले आ गए, उसमें हम उसका DNA, नार्को, लाई डिटेक्टर टेस्ट आदि करा सकते हैं। सामान्य अपराधों में बिना अभियुक्त की सहमति के ये सब टेस्ट भी होते हैं, और अभियुक्त जो है अगर स्वेच्छा से अपनी सहमति पत्र देता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचक द्वारा उसकी सहमति प्रस्तुत कराई जाती है। वो न्यायिक अपेक्षा में यदि जेल में है तो एक लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देगा कि सर मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ, मेरा DNA टेस्ट करा लिया जाए, मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। तो निश्चित रूप से उसके सहमति पत्र देने पर ये टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। अगला पॉइंट पर आते हैं। अब ये इसका अनुच्छेद का एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखना है, यह कि ये अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होता है। यानी आर्टिकल 20 और 21, ये हमने पूर्व के लेक्चर में भी इसका जिक्र किया था कि यही दो एक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में कि आर्टिकल 20 और 21 ये आपातकाल के दौरान भी, युद्ध के दौरान भी ये दोनों आर्टिकल निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो अब आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण का मतलब लाइफ और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही किसी व्यक्ति को इससे वंचित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का प्राण अर्थात लाइफ, उसका जीवन, और उसका जो दैहिक स्वतंत्रता है, उसकी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए, इस अधिकार को, आर्टिकल 21 के अधिकार को हम समेकित, याद रखिए परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत सी किताबों में नहीं मिलेगा ये, समेकित कंपोजिट अधिकार भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे अधिकार इसमें इंक्लूड है। समेकित अधिकार है, कंपोजिट अधिकार है, इसकी व्याख्या समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तो क्या कंपोजिट अधिकार है आर्टिकल 21 का? इसमें जैसे एकांतता का अधिकार है, एकांतता, व्यक्ति को एकांत रहने का उसको उसका अधिकार प्राप्त है, वो एकांत रह सकता है। निजता, अपनी प्राइवेसी को वो रख सकता है, यानी कि प्राइवेसी उसका आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। अब एक पॉइंट, ये बहुत विवादित एक का पॉइंट है, आत्महत्या करने का क्या अधिकार आर्टिकल 21 देता है? जब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात 21 करता है, तो क्या उसमें व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। ये व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट नहीं है। इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 309 के तहत इसको डिफाइन किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या का प्रयास करता है और वो बच जाता है तो उसके विरुद्ध 309 IPC का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। तो यह साबित करता है कि आर्टिकल 309 आत्महत्या का अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त नहीं है। अगला है स्वास्थ्य का अधिकार। व्यक्ति को स्वस्थ रहने का उसका फंडामेंटल राइट है। हर व्यक्ति को स्वस्थ, हर व्यक्ति रहे, यह उसका मौलिक अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार है
तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानसभा, स्थानीय निकाय, जिसको हमने आर्टिकल 12 में राज्य की डिफिनीशन में आपको बताया था, ये उनका दायित्व है कि व्यक्ति को स्वस्थ रखें। जैसे आप देखते होंगे कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पूर्व ही तमाम प्रकार के जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाएं, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीकाकरण योजना चलता है, जो बच्चा जन्म से पूर्व और बच्चा के 6 साल के होने तक उसको लगातार टीके लगते रहते हैं, और सारे टीके पूरे भारत में निःशुल्क लगते हैं। ये इसी आर्टिकल का अधिकार है। इसी आर्टिकल के तहत सारे बच्चों को निःशुल्क टीके लग रहे हैं। आपने देखा कोई महामारी आती है, सरकार निःशुल्क टीके लगवाती है। जैसे आप देखें कोरोना महामारी के, कोविड-19 के, पूरे विश्व में आप देखें, भारत ही नहीं लगभग पूरे विश्व में, भारत में निःशुल्क लग रहा है, निःशुल्क जांच हो रहा है, हर चीज निःशुल्क है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो यह यदि प्रश्न पूछता है कि स्वास्थ्य शब्द फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल में है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा आर्टिकल 21। इसलिए महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये एकांतता के अधिकार को देता है, निजता के अधिकार को देता है, आत्महत्या करने को प्रतिबंधित करता है, स्वस्थ रहने को अधिकार देता है। और आप सुने होंगे सामान्य मामले में जो अभियुक्त हैं उनको हथकड़ी बेड़ियां नहीं लगाई जाएगी। हथकड़ी बेड़ियां लगाने का जो भी प्रकरण आता है, प्रश्न उससे रिलेटेड आते हैं, तो आर्टिकल 21 से ये आच्छादित है। डॉक्टर द्वारा किसी व्यक्ति को इलाज करने से मना नहीं किया जा सकता है। आप किसी अस्पताल में जा रहे हैं और वो अस्पताल आपसे रोग से रिलेटेड इलाज करने के लिए सक्षम है, तो वहां का कोई चिकित्सक आपको इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। आपका यहाँ पर आर्टिकल 21 प्रभावी होगा, आपका वो मौलिक अधिकार होगा। अगला है जमानत पाने का अधिकार। इसी आर्टिकल के तहत व्यक्ति को, अभियुक्त को जमानत पाने का भी अधिकार है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध कोई किया, FIR लॉन्च हुआ, और वो अपराध ऐसा है जो जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं, जमानती, अजमानती। एक ऐसे अपराध जिसको थानाध्यक्ष द्वारा या न्यायालय द्वारा उसको बेल प्रस्तुत करने पर, उस अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत राशि मुचलका प्रस्तुत करने पर उसको बेल दे दिया जाता है, जमानत दे दिया जाता है। एक होता है जो वो अभियुक्त यदि जमानत भी प्रस्तुत करे, मुचलका भी प्रस्तुत करे, जमानतदारों को भी प्रस्तुत करे, तब भी उसको जमानत नहीं प्राप्त होती है। तो जमानती और गैर जमानती 2 तरह के अपराध हो गए। एक अपराध जमानती और दूसरा अजमानती, जिसको गैर जमानती कहते हैं। तो यदि कोई ऐसा अपराध है जो जमानती है, तो उस व्यक्ति का ये अधिकार होगा कि स्टेशन अफसर, SHO, थाना प्रभारी के समक्ष जमानत मुचलका प्रस्तुत करे और अपना उस जमानती अपराध में अपना जमानत प्राप्त कर सके। या अगर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, तो न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत और मुचलका प्रस्तुत करे और न्यायालय उसको जमानत दे दे। तो अधिकतर ऐसे मामले जो 7 वर्ष से कम के सजा के हैं, कुछ एक धाराओं में या विशेष अधिनियमों को छोड़कर जो अपराध माननीय न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानती बताया गया है, कि इसमें तरीका कई बताया गया है कि सेक्शन 41 CRPC के तहत एक फॉर्म भराया, फिलअप कराया जाता है, उसमें शर्तें रहती हैं कि इन शर्तों का पालन करेंगे और आपका स्टेटमेंट नोट हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सिर्फ 3 साल से भी कम सजा है, वो जमानती है। तो जमानती है तो वहां पर थानाध्यक्ष द्वारा ही जमानत दे दिया जाता है। यदि वहां पर लोक शांति, लोक व्यवस्था या कोई ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जो वहां के थाना प्रभारी द्वारा यदि जमानत नहीं दी जा सकती है किन्हीं कंडीशंस में, तो वो न्यायालय प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय को फिर ये समाधान हो जाता है कि ये अपराध जमानती है और अभियुक्त के वकील या अभियुक्त द्वारा जमानत और मुचलका प्रस्तुत किया जा रहा है, तो न्यायालय उसको जमानत दे सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जमानत पाने का अधिकार आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। हथकड़ी न लगाने का अधिकार सामान्य अपराधों में 21 से आच्छादित है। स्वस्थ रहने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये 21 से आच्छादित है। आत्महत्या न करने का अधिकार 309 IPC, ये 21 से आच्छादित है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी और एकांतता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 से आच्छादित है। और एक देखिए, सामान्य स्थिति में विदेश घूमने का अधिकार। कोई व्यक्ति विदेश पासपोर्ट बनाना जाना चाह रहा है, तो ये भी उसका एक आर्टिकल 21 से ही आच्छादित है। इसका एक महत्वपूर्ण प्रकरण आया था जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है।
मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में वाद आया था, जिसको पासपोर्ट बात भी कहते हैं। उसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि विदेश घूमने का अधिकार भी इसी आर्टिकल के तहत आपको अधिकार प्रदान करता है। अब आते हैं एक और इसमें है एडल्ट्री। एडल्ट्री है जारकर्म, जिसको आप जानते होंगे। इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 497 में इसको डिफाइन किया गया है और काफी दिनों से विवाद का विषय रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एडल्ट्री को कहा है कि ये जो है एडल्ट्री में उस महिला को दोषी नहीं कराया जा सकता है जिस महिला का किसी पति के अतिरिक्त किसी गैर पुरुष से संबंध है। तो गैर पुरुष को जिससे उसके संबंध है, महिला का पति इस आधार पर बात नहीं दाखिल कर सकता है कि मेरी पत्नी के साथ इस गैर पुरुष के संबंध हैं। उस पर यहाँ तक छूट मिली है कि वो पुरुष अगर उसके पास इस तरह के साक्ष्य मिल जाते हैं कि मेरी पत्नी के साथ इस गैर पुरुष के संबंध है, तो उन साक्ष्यों के आधार पर उसे तलाक ले सकता है। लेकिन इस आधार पर उस व्यक्ति को दंडित नहीं करा जा सकता है जिस व्यक्ति का उसके पत्नी के साथ संबंध है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, अपने निर्णय में बताया है कि वो उसमें उस साक्ष्यों के आधार पर तलाक लेने का हकदार है, किंतु जब तक वो महिला न कहे कि इन्होंने मेरे साथ व्यभिचार किया है या मेरे साथ गलत किया है, तब तक उस गैर पुरुष को न्यायालय दंडित नहीं कर सकते। अगला पॉइंट आते हैं अनुच्छेद 21 का 21A। ध्यान रखिएगा, स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए। 21A अर्थात संविधान संशोधन करके इस आर्टिकल को ऐड किया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, याद करना है 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। और इसमें संशोधन में ये बात बताई गई, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, यानी ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक के हैं, उनको भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या जो भी सक्षम संस्थाएं हैं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगी। और उनका उम्र कितना होगा, 6 से 14 वर्ष। इसको शामिल किस अनुच्छेद में किया गया है, 21 का। तो ये आप यहाँ पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार इसी आर्टिकल से आच्छादित है। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 32। अब तक आपने पढ़ा कि दोष सिद्धि से क्या संरक्षण है, व्यक्ति को क्या संरक्षण है, क्या स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 में मान लीजिए कि वो अभियुक्त जो है गिरफ्तार ही हो गया। जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR लॉन्च हुआ है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये अपराध ऐसा लग रहा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन अफसर को गिरफ्तार करना पड़े अभियुक्त को, तो इन्वेस्टिगेशन अफसर, विवेचना अधिकारी उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेता है। तो गिरफ्तार कर लेने के बाद जो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है, क्या उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति है, क्योंकि पहले ही हो गया, अनुच्छेद 20 कह चुका है कि जब तक व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषित नहीं किया जाता तब तक उसको अपराधी नहीं समझा जाएगा। तो यानी कि ये व्यक्ति, ये अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है, अभी ये अपराधी नहीं है। तो अपराधी नहीं है तो इसके कौन कौन से अधिकार हैं? तो इसके 3 अधिकार वहां उसको गिरफ्तारी के बाद भी प्राप्त होते हैं। पहला अधिकार उसको प्राप्त होता है कि वह गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति से पूछ सकता है कि भाई दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब या दीवान जी, आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी से पूछ सकता है कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, और उस पुलिस अधिकारी का ये दायित्व होगा कि वो गिरफ्तारी का कारण बताएगा। और जो फर्द तैयार करेगा, जो एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसमें भी मेमो तैयार करता है, उसमें भी गिरफ्तारी का कारण वो लिखेगा कि इस कारण से मैंने इसको गिरफ्तार किया। और उस व्यक्ति का भी अधिकार बन रहा है कि वो पूछे कि आप मुझे किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उनको बताना पड़ेगा कि तुम ये हत्या किए थे, ये तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य है, और तुमने ये अपराध किया था, ये तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य है, अब मैं तुमको इस मुकदमे में गिरफ्तार कर रहा हूं। दूसरा, उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार हो रहा है उसका दूसरा अधिकार है कि वो मनपसंद वकील
विधि व्यवसायी को चुने। वो जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो अपने किसी परिचित वकील को या किसी भी विधि व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं, वकील का काम कर रहे हैं, कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं, उनको वो बुला सकता है और उनसे कानूनी सहायता ले सकता है। ये उसका दूसरा अधिकार। पहला अधिकार क्या? वो पूछ सकता है कि पुलिस जो गिरफ्तार कर रही है उसे पूछ सकता है कि आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया, इस गिरफ्तारी का कारण बताइए। दूसरा कि वो अपने मनपसंद के वकील से अपने सहायता के लिए, अपने सहयोग के लिए वकील कर अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील कर सकता है। अपने वकील से राय ले सकता है कि मैं किस तरह का स्टेटमेंट दूं, क्या करूं, जो भी बातें हैं। अगला है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, जिस समय गिरफ्तार हुआ, उस गिरफ्तारी के समय से लेकर और माननीय न्यायालय जो निकटतम मजिस्ट्रेट उस मुकदमे को देख रहा है, उस मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष प्रस्तुत होने के बीच का जो समय होगा वो 24 घंटे होगा। इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि यदि मान लीजिए कोई गोरखपुर की पुलिस किसी ऐसे अपराधी को जो गोरखपुर में अपराध किया है और भाग कर मुंबई पहुंच गया और पुलिस को जो है सर्विलांस के जरिए या अन्य अपने स्रोतों के, गुप्तचरों के, अपने मुखबिरों के माध्यम से, अपने निजी संबंधों के माध्यम से पता चलता है कि वो व्यक्ति जो फलाने अपराध में अभियुक्त है और अपराध करके मुंबई में फलाने जगह पर रह रहा है, तो पुलिस जो है उसको गिरफ्तारी के लिए, अगर अपराध गिरफ्तारी योग्य है, गिरफ्तारी योग्य नहीं है, अभियुक्त भाग रहा है, तो माननीय न्यायालय से वारंट लेकर वो मुंबई के लिए एक लीगल प्रोसीजर में अपने डीआईजी महोदय से अनुमति लेके और वो मुंबई के लिए पुलिस टीम प्रस्थान कर जाएगी और प्रस्थान करने के बाद अभियुक्त को वहां से बाकायदा बाजाफ्ता नियमानुसार गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तारी करने के बाद अब उसको गोरखपुर के न्यायालय में प्रस्तुत करना है, सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत करना है और 24 घंटे में वो आ नहीं सकते, अपने निजी साधन से भी नहीं आ सकते, ट्रेन से भी नहीं आ सकते। तब ऐसी परिस्थिति में पुलिस क्या करेगी? ऐसी परिस्थिति में उल्लेख किया गया कि आप जहां गिरफ्तार कर रहे हैं वहां के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष आप प्रस्तुत कर देंगे 24 घंटे के अंदर। यानी कि जहां पर गिरफ्तारी हुई वहां के निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, सीजीएम के पास आप 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत कर देंगे। वहां पर गोरखपुर की पुलिस ने मुंबई के सीजीएम कोर्ट में, जिस जिले में गिरफ्तारी की है, सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया और वहां से एक ट्रांजिट रिमांड लेगी और अनुरोध करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जो गिरफ्तार करने वाली टीम है, माननीय न्यायालय मुंबई के उस कोर्ट में, सीजीएम कोर्ट में ये आवेदन प्रस्तुत करेंगे कि हमको यहाँ से गोरखपुर पहुंचने में 2 दिन 3 दिन इतना समय लगेगा, हमारे पास ये साधन है, इस साधन से जाना है, हमको इतने दिन का ट्रांजिट रिमांड दिया जाए। तो अगर 2 दिन का या 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड यानी यात्रा का जो रिमांड मिलता है, तो वो रिमांड की अवधि छोड़कर 24 घंटे के अंदर गोरखपुर के सीजीएम कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन यदि अब अभियुक्त गोरखपुर में ही अपराध किया, गोरखपुर में ही पकड़ा गया, तो पुलिस को उसको 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तारी के बाद अपने कस्टडी में नहीं रह सकती। तो अनुच्छेद 22 के तहत आप 3 चीजें ध्यान देने वाला। पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का। तीसरा, उस व्यक्ति को मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। और ट्रांजिट रिमांड आप समझ गए, ये जो रिमांड लिए जाते हैं ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत लिए जाते हैं। पूरा विस्तृत विवरण वहां दिया गया है। हम चूंकि ये लेक्चर पुलिस के लिए ही बन रहा है, पुलिस भाइयों के लिए ज्यादा बन रहा है, तो हम यहाँ पर 3-4 सेक्शंस का उल्लेख करना चाहेंगे जो हमको इस संविधान की जानकारी के साथ साथ इसकी भी जानकारी होना आवश्यक है। पहला है सेक्शन 41, दूसरा 46, 51 और 100। ये सीआरपीसी के सेक्शन है 41, 46, 51 और 100। 41 में कैसे गिरफ्तारी की जाएगी इसका वर्णन दिया गया, बिना वारंट पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है। फिर अब उसके कई प्रोफार्म में आ गए, 41 नोटिस और तमाम चीजें, तो इसको जानना जरूरी है। 46 में है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो गिरफ्तारी का तरीका है, 3 तरीके हैं, कहकर, छूकर, पकड़कर। पहले उस व्यक्ति से कहा जाता है कि भाई आप गिरफ्तार, वो मान लेता है तो आकर गाड़ी में बैठ जाए और थाने आ जाए। फिर भी नहीं सुनता है हमारी बात तो उसको छुआ जाएगा, टच किया जाएगा, कहा जाएगा भाई साहब आप इस मामले में गिरफ्तार हैं, आप थाने चलिए। इसके बाद भी नहीं मानता है तो पकड़कर, तब उसको पकड़कर तब बताया जाएगा भाई साहब आप गिरफ्तार हो गए, थाने चलिए। तो कहकर, छूकर, पकड़कर, ये हमको सेक्शन 46 बताता है। इसमें 3 क्लास है जिसमें ये बताता है
कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से बीच में महिलाओं को सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तारी बिना नहीं की जाएगी बिना न्यायालय के आदेश के। और भी आप 51 का देख सकते हैं, 100 का देख सकते हैं, इस सब में पुलिस का कर्तव्य बताए गए हैं। और 2 बात इसमें महत्वपूर्ण है, जो 2 बात है महत्वपूर्ण वो बता दे रहे हैं आपको, योगेंद्र सिंह बनाम वाद और डीके बसु का वाद। योगेंद्र सिंह वाद और डीके बसु का वाद, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे कि गिरफ्तारी करते समय पुलिस को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सभी थानों के सामने बोर्ड पर अक्सर ये लिखवाया गया है योगेंद्र सिंह वाद क्या है, डीके बसु वाद क्या है, गिरफ्तारी के समय पुलिस को क्या करना चाहिए, कैसे उसका नेम प्लेट दिखाई देना चाहिए, कैसे गिरफ्तारी को उसको कारण बताना चाहिए, जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर रही है उसके घर वालों को कितनी जल्दी और किस माध्यम से सूचना देना, उसको किसी अगर चिकित्सीय सहायता की जरूरत है गिरफ्तार व्यक्ति को तो उसको चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना, ये तमाम बातें हैं। उसके डिटेल यहाँ पर आवश्यक नहीं है, लेकिन ये 2 बात आपको ध्यान रखना होगा, योगेंद्र सिंह बनाम वाद और डीके बसु का वाद। अब यहाँ पर 2-3 शब्द अक्सर जो है चर्चा में आते रहते हैं, हिरासत क्या है, पूछताछ क्या है, गिरफ्तारी क्या है, कस्टडी क्या है, रिमांड क्या है, नजरबंद क्या है। अच्छा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को यह अधिकार तो प्राप्त हो गया कि वो कारण जान ले, वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत हो ले, अपने मनपसंद का वकील रख ले, लेकिन इस पर कुछ निर्बंधन भी हैं, कुछ रुकावटें भी हैं कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति ने अगर कर दिया है, वे कौन से अपराध हैं जो उस व्यक्ति ने कर दिया है, तो ये तीनों अधिकार उसको उस समय नहीं मिलेंगे। उसको कहते हैं निरोधक कानून। यदि उस व्यक्ति पर जो अब खत्म हो चुका है, ये टाडा पोटा लगा होता, पहले के कानून है, एनएसए लगा हो, अभी एनएसए चल रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको कहते हैं, यूपी कोका, मकोका, इस तरह के कानून है जो निरोधक कानून है, जिसमें 3-3 महीने तक का रिमांड मिलता है, जिसमें 3-3 महीने तक का, 1-1 साल तक का रिमांड मिलता है। इन मुकदमों में, इन सेक्शंस में व्यक्ति को ये अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो गिरफ्तारी आप जानते हैं, एक साधारण गिरफ्तारी होती है, एक विशेष गिरफ्तारी होती है, एक पुलिस गिरफ्तार करती है जिसमें 7 साल से ऊपर के सजा रहते हैं, और एक न्यायालय द्वारा वारंट जारी होने पर कई तरह के 2 तरह के विशेष में इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया, साधारण गिरफ्तारी, विशेष गिरफ्तारी। तो आज एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या अध्ययन किया। हमने आज अध्ययन किया संविधान की भाग 3 मूल अधिकारों के भाग 2 पार्ट 2 आज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार की हमने बात किया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। एक आर्टिकल का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है और हमको उम्मीद है कि यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैं साइड में हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने कॉपी पर, डायरी पर जरूर बना लें और वीकली एक बार जरूर इसको अध्ययन कर लें, और निश्चित रूप से आपको ये फायदा ही देगा और बहुत डिटेल्स है, और आप इसको नोट कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि कम समयों में अधिक से अधिक कंटेंट आपको और अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकें। और यह हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये कंटेंट अच्छे बुक्स से हैं, डॉक्टर डी बसु की बुक से हैं और डॉक्टर सुभाष कश्यप की बुक से हैं, मेरे सिविल सर्विसेज के दौरान तैयार किए नोट्सों से लिए गए हैं। ये ऑथेंटिक कंटेंट है, ऑथेंटिक स्रोतों से लिए गए हैं और विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रख कर लिया गया है। इसको इस तरह से तैयार किया जा रहा है, लेक्चर को डे पर डे ऐसे तैयार किया जा रहा है कि आप वनडे एग्जाम के साथ साथ, सिविल सर्विसेज के प्री एग्जाम के साथ साथ मेन एग्जाम के कंसेप्ट भी आप साथ साथ समझते रहें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सभी को एक बार पुनः जय हिंद।